हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना टेस्ट पेपर। ठीक है, फिर देखो, जिन बच्चों ने सारे वीडियोस देखे होंगे, होपफुली उन बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना, और उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी टेस्ट देने में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टेस्ट पेपर सॉल्व करना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। तो हमें क्या बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास बताना है। ओके, तो देखो, हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, तो हम क्या शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। तो देखो, हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने मोल्स होते हैं उसको निकाल लेंगे, है ना। तो देखो, नंबर ऑफ, क्योंकि मोल्स का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से भी होता है और मास से भी होता है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23। ये हमने पढ़ रखा है ना। और नंबर ऑफ मोल्स भी किसके इक्वल होता है, मास अपॉन मोलार मास के इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, 1 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इक्वल्स, हमें मास फाइंड आउट करना है। ये मास अपॉन मोलर मास CO2 का कितना होता है, 44। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास इक्वल्स टू 44 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम। ठीक है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में मास किसमें होता है, ग्राम में होता है। ओके, और मोलर मास भी किसमें होता है, ग्राम में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो एक रफ कैलकुलेशन करेंगे ताकि वो फटाफट हो जाए, है ना। और हम ऑप्शन को देखते हुए कैलकुलेशन करेंगे कि ऑप्शंस कितने दूर दूर हैं, कितने पास पास हैं। अगर ऑप्शन काफी दूर दूर है, मतलब उनकी वैल्यूज में काफी ज्यादा वेरिएशन है या फिर डिफरेंस है, उनकी वैल्यूज में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा, तो हम रफ कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, है ना, और फटाफट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन की वैल्यूज काफी दूर दूर है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन 26.49 इंटू 10 टू पावर 24 ग्राम, सेकंड ऑप्शन 44 ग्राम, थर्ड ऑप्शन 7.3 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन 22 ग्राम। तो सारे ऑप्शंस काफी दूर दूर है ना, उनकी वैल्यूज में काफी डिफरेंस है। ओके, तो देखो, इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 10 टू पावर 23 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 टू पावर ऑफ -23, और 44/6 लगभग कितना आएगा, 6 7 42 7 के आसपास ही आएगा, है ना। तो हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान रखना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, और हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना भी नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ठीक है, रफ कैलकुलेशन करो और फटाफट आंसर लाओ। ओके, तो 7 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम के आसपास हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन इथेनॉल। मींस हमें इथेनॉल में ऑक्सीजन का मास परसेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे इथेनॉल का। तो इथेनॉल मींस इथाइल एल्कोहल, और फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। फिर देखो, हमें इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास परसेंट निकालना है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स, तो देखो यहां पर इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का कितना मास है, तो एक एटम इंटू उसका एटॉमिक मास 16 अपॉन टोटल मास ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 5 + 1 6, तो
कितना हो गया 6, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है ना। फिर ऑक्सीजन का 16 इंटू 100, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो देखो 16 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो 12 इंटू 2 24 प्लस 16 प्लस 6 22 इक्वल्स टू 16 अपॉन ये कितना हो जाएगा 46। फिर चेक करो ऑप्शन। तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है 52.14, सेकंड ऑप्शन 13.13 और थर्ड ऑप्शन 16% और लास्ट ऑप्शन 34.73%। तो यहां पर भी ऑप्शंस में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो हम एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 16.1 और 16.348 मींस 3 से थोड़ा कम, तो हम ऑलमोस्ट 3 ले लेते हैं, है ना। रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो, है ना। तो 1/3 मींस 0.33 और इंटू 100 भी करना है, इंटू 100, ओके। तो ये लगभग कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 33% आएगा। तो 33% के सबसे करीब कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 34.73%, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। तो सेकंड का कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। तो जब भी हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो हम न्यूमेरिकल को रफली सॉल्व करेंगे, किसके बेसिस पर, ऑप्शन के वैल्यूज के बेसिस पर। मींस अगर ऑप्शन की वैल्यूज में काफी ज्यादा डिफरेंस है तो हम रफ कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस की वैल्यू काफी पास है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। तो अब देखो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Which mode of concentration does not change with temperature? Means इसमें से कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, ओके। तो देखो हमें इसमें से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा जिस ऑप्शन में वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी चेंज होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं है ना, उसको ढूंढना है हमें, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन है मोलैरिटी, कैपिटल M। तो मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वहां पर भी क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ रहा है मोलैरिटी में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन नॉर्मेलिटी। अब देखो नॉर्मेलिटी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो उसको फिलहाल हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं कि हमें कोई और ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता। फिर देखो थर्ड ऑप्शन है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर देखो कहीं भी वॉल्यूम का टर्म नहीं आया। अब अगर वॉल्यूम का टर्म नहीं आया है इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट ऑप्शन तो क्या दिया हुआ है, ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है। तो ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑल ऑफ दीज में मोलैरिटी भी इंक्लूड हो गया और मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, इट इज मोलैरिटी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है, ओके। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। तो ये तो हमने ओरली सॉल्व कर लिया, है ना। फिर देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, ठीक है। तो देखो कॉलम 1 में कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम है पिको, फेम्टो, फिर मिली और फिर गीगा, ओके। तो देखो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होते हैं जिनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो सेंटी, किलो, ये सब क्या है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, ठीक है। जैसे सेंटी की क्या वैल्यू होती है, 10 टू पावर ऑफ -2, ठीक है। वैसे ही मिली की क्या वैल्यू होती है, 10 टू पावर -3, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर पीको की क्या वैल्यू होती है, 10 टू पावर ऑफ -12 और फेम्टो की वैल्यू क्या होती है, 10 टू पावर -15,
और मिली की क्या वैल्यू 10 टू पावर ऑफ -3 और गीगा की 10 टू पावर ऑफ 9। ओके, तो पिको, मिली और गीगा तो हमें पता होता है, बट फेम्टो हमें यूजुअली नहीं पता होता। बट फिर भी हम क्या करेंगे, एक स्मार्ट दिमाग लगाकर चेक करेंगे कि ये पिको, मिली और गीगा से कौन मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि पिको की वैल्यू 10 टू पावर -12 होगी, मींस ए के साथ कौन मैच करेगा, 3 मैच करेगा। तो कौन से ऑप्शन में ए के साथ 3 मैच कर रहा है, लास्ट ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। इसका मतलब कौन सा आंसर हुआ, लास्ट ऑप्शन हुआ। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो ये वैल्यूज आप लोग याद कर सकते हो, फिजिक्स में पढ़ते होंगे आप लोग। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following pairs illustrates the law of multiple proportion। तो देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने देखा था, दो एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है ना। मींस एक एलिमेंट ए लो और दूसरा एलिमेंट बी लो, तो किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरे एलिमेंट का जो वेरिएबल मास कंबाइन करेगा, उस पर्टिकुलर मास एलिमेंट की मास रेशियो सिंपल मोल नंबर रेशियो में होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो पहला ऑप्शन PH3 और HCl, तो यहां पर तो एलिमेंट ही अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर सेकंड ऑप्शन देखो PbO और PbO2, तो यहां पर देखो PbO और PbO2 में Pb के फिक्स मास से ऑक्सीजन के जो मास कंबाइन हो रहे हैं वो किस रेशियो में है, तो देखो यहाँ पे PbO और PbO2, तो दोनों में Pb के नंबर ऑफ एटम सेम है, तो उनके मास भी क्या होंगे, सेम होंगे। फिर यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का कितने एटम, एक ऑक्सीजन का एक एटम मींस मास कितना हो गया 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना एटम, 2 एटम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, तो दोनों का रेशियो क्या होगा 1/2, तो यहाँ पर सिंपल मोल नंबर रेशियो आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में देखो H2S और SO2, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हो गए, H2S में हाइड्रोजन और सल्फर, और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये तो वैलिड होगा नहीं, है ना। फिर देखो लास्ट ऑप्शन CuCl2 और CuSO4, तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स 2 से ज्यादा प्रेजेंट है। ओके, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 ही एलिमेंट्स डिफाइंड होते हैं। ठीक है, या फिर मल्टीपल प्रोपोर्शन 2 ही एलिमेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट NTP 1 liter of oxygen react with 3 liter of carbon monoxide, what will be the volume of CO and CO2 after the reaction। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कराना है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। फिर ये कह रहा है कि ऑक्सीजन का कितना लिया गया, 1 लीटर लिया गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना लिया गया, 3 लीटर लिया गया। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO एंड CO2, CO और CO2 का कितना वॉल्यूम बचेगा आफ्टर द रिएक्शन। तो पहले हम चेक करते हैं कि हमें क्या क्वांटिटी एग्जैक्ट अमाउंट में दी है क्या, मींस इसमें कोई लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो बैलेंस करते हैं। यहाँ पर CO में 1 कार्बन, यहाँ पर भी 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन, इस तरीके से हमने बैलेंस कर लिया। तो दोनों तरफ कार्बन के 2 आइटम्स, कार्बन के 2 आइटम्स, ऑक्सीजन के 4 आइटम्स, ऑक्सीजन के 4 आइटम्स, ये बैलेंस है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को वॉल्यूम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 लीटर, और यहाँ पर 1 लीटर, और यहाँ पर 2 लीटर। तो यहाँ पर चेक करो कि ऑक्सीजन के 1 लीटर को कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना लीटर रिक्वायर्ड है, तो कितना रिक्वायर्ड है, 2 लीटर रिक्वायर्ड है। तो इट मींस 1 लीटर ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड का केवल 2 लीटर ही यूज करेगा, है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन 1 लीटर है
और कार्बन मोनोऑक्साइड 3 लीटर है, मींस कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट और ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। मींस ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा और ये एक्सेस अमाउंट में बचेगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का 1 लीटर तो पूरा का पूरा यूज होगा, ये तो बचेगा नहीं, है ना। फिर देखो 1 लीटर ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना यूज करेगा 2 लीटर, और 2 लीटर यूज करेगा तो बचेगा कितना आफ्टर रिएक्शन कितना बचेगा 3 - 2 दैट इज 1 लीटर। तो ये क्या बचा 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड बचा आफ्टर रिएक्शन। फिर देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, तो चेक करो यहाँ पर कि ऑक्सीजन का 1 लीटर अगर रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बन रहा है 2 लीटर बन रहा है। इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा 2 लीटर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा 2 लीटर बनेगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि किस ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड 1 लीटर और कार्बन डाइऑक्साइड 2 लीटर दिया हुआ है। तो यहां पर लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए फिर अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ओरल क्वेश्चन है। अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन इज गिवन बिलो CH4 + 2O2 टू गिव CO2 + 2H2O। ठीक है, और हर एक सब्सटेंस गैसियस स्टेट में दिए हुए हैं, मींस ऐसा दिया हुआ है CH4 गैस + 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस + 2H2O गैस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अबव केमिकल इक्वेशन। मींस कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, उन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। तो ये तो सही है, 1 मोल ऑफ CH4 react with 2 मोल ऑफ O2 oxygen to give 1 मोल ऑफ CO2 and 2 मोल ऑफ water। ओके, फिर सेकंड ऑप्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 react with 2 मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम उसको मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी कह सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली हमें दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि एक मॉलिक्यूल CH4 का O2 के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके CO2 का 1 मॉलिक्यूल बना रहा है और H2O का 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है ना। फिर थर्ड ऑप्शन देखो 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 44.8 लीटर ऑक्सीजन, मींस 22.4 लीटर मीथेन में CH4 रिएक्ट कर रहा है 44.8 लीटर ऑक्सीजन के साथ और दे रहा है 44.8 लीटर CO2 और 22.4 लीटर H2O। तो अब देखो इसके 1 मोल में 22.4 लीटर ये सही है, इसके 2 मोल में 44.8 लीटर ये भी सही है। अब यहाँ पर देखो इसका 1 मोल है, 1 मोल में वॉल्यूम कितना होना चाहिए था 22.4 लीटर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 44.8 लीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following gas will have least volume if 10 gram of each gas is taken at the same temperature and pressure। मीन्स हमें ऑप्शन को देखकर ये बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जिसके सेम मास को लेने पर सबसे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, है ना, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे। तो यहां पे हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम होंगे उसका वॉल्यूम भी सबसे कम होगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसको इससे समझो ना। अब नंबर ऑफ मोल्स
का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। अब ये तो फिक्स होता है, तो इसका मतलब जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा और जितने कम मोल्स होंगे उतना कम वॉल्यूम होगा। तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स मास से कैसे रिलेटेड है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब क्वेश्चन में मास क्या कर दिया गया है, सेम दिया गया है, ठीक है। तो अगर मास सेम है मींस मास चेंज नहीं हो रहा, तो किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम मोलर मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और वो कैसे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है CO2, दूसरा ऑप्शन N2, तीसरा ऑप्शन CH4 और लास्ट ऑप्शन HCl, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो CO2 का मोलर मास 44, N2 का 28, CH4 का 16 और HCl का 36.5। तो ये चेक करो कि किसका मोलर मास सबसे ज्यादा है। तो CO2 का मोलर मास सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, CO2। तो 8 का आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए ये था कॉन्सेप्ट इसका। फिर अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 180 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर हमें क्या करना है, वाटर को डिकम्पोज कराना है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। क्लास 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है, H2 प्लस O2। ओके, तो इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाफ का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। फिर अब मोल कौन सा लगाए, तो यहाँ पर एक मोल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मींस 1 मोल और यहाँ पर हाफ है मींस हाफ मोल। ओके, फिर अब क्वेश्चन में मास दिया हुआ है कि 180 ग्राम वाटर से कितना मोल ऑक्सीजन बनेगा। तो हम क्या करें, इसको मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। H2O का 1 मोल मींस 18 ग्राम, और हमें मतलब किससे है, ऑक्सीजन से मतलब है, और ऑक्सीजन का मोल कितना है, हाफ मोल है। तो देखो 18 ग्राम H2O से कितना मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, हाफ मोल ऑक्सीजन मिल रहा है। ओके, तो हमें 180 ग्राम H2O से कितना मिलेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1/2 इंटू 18 इंटू 180 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 18 10 टाइम्स 10/2 5 मोल O2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 9 का सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 10. What is the mass of carbon dioxide which contains same number of molecules as are contained in 40 gram of oxygen? मीन्स हमें बताना है कि 40 ग्राम ऑक्सीजन में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो इक्वल है इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताना है। ओके, तो हम यहां पर भी क्या लगाएंगे, सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके मोल्स को, ऑक्सीजन के मोल्स को CO2 के मोल्स से इक्वलाइज कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें जितने मॉलिक्यूल्स उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है।
अब मास की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मास के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 40 अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास 32 इक्वल्स टू, अब इसका मास निकालना है हमें, अपॉन मोलर मास CO2 का कितना होता है 44 ग्राम। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो, मास इक्वल्स टू 44 इंटू 40 अपॉन 32। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके देखना है ना। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। टेक्निक तो आप लोग पता चली थी, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ना, लास्ट में बच जाता है कैलकुलेशन, तो उसको आप लोग कर ही सकते हो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस आर प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मीन्स हमें 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। Al2O3 में एल्यूमिनियम आयन की क्वांटिटी कितनी है, और एल्यूमिनियम आयन मींस Al3+ आयन। ठीक है, तो देखो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, Al2O3 के 0.51 ग्राम में कितने मोल्स हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 इक्वल्स मास अपॉन मोलर मास, मास है 0.051 ग्राम अपॉन मोलर मास निकालोगे, तो देखो मोलर मास निकालने के लिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, कितना होता है 27 इंटू 2। कुछ एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास गड़बड़ हो जाती है, एटॉमिक मास हमें डायरेक्टली पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता। ठीक है, तो 27 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 16। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग, सॉल्व करने पर देखो कितना आएगा 0.051 अपॉन 27 इंटू 2, ये कितना बनेगा 54 प्लस 16 इंटू 3 48। ठीक है, ये कितना बन रहा है 51 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन 54 प्लस 48, तो इसको प्लस करके देखो 102 है ना, 102 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे 51 2 टाइम्स आएगा, दैट मीन्स 1/2 मीन्स 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 मोल्स आ रहा है। ओके, तो हमें मोल्स मिल गए। फिर हमें देखो पता है कि Al2O3 के एक मोल Al2O3 में 2 एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट होते हैं, तो 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 मोल Al2O3 में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे इसके एल्यूमिनियम आयन के, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3 मोल। ओके, ये आ गया 10 टू पावर ऑफ -3 मोल। फिर हमें वैल्यू निकालनी है 6.023 इंटू 10 टू पावर के टर्म्स में, दैट मीन्स इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, 10 टू पावर ऑफ -3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23। ओके, मीन्स यहाँ पर हमने आंसर कहां तक ले आया था, हमने आंसर कहां तक लाया, मोल तक लाया, तो हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में 6.023 के टर्म्स में आंसर दिया होगा। ओके, तो यहां से आंसर निकाल दोगे। ठीक है ना, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। तो ये सब तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है।
वरना आप लोगों को अगर सब कुछ पहले से आता हो तो फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12। One atom of an element weighs 3.32 into 10 to the power minus 23 gram. How many number of gram atoms are there in 20 kilogram of that element? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से है, बट हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि मास ऑफ वन एटम कितना दिया हुआ है 3.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 ग्राम। ये एक एटम का मास दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमें बताना है नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब ग्राम एटम क्या होता है, मोल होता है, ये हमने डिस्कस कर रखा है पहले ही, है ना। तो नंबर ऑफ मोल बताना है किसके, एटम के, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कितने में, number of mole, that is gram atom of atom in 20 kg of element। ओके, तो हम इसको सिंपल लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 3.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 ग्राम कितने एटम्स के इक्वल है, एक एटम के इक्वल है, वन एटम। ओके, तो ये बताओ कि 20 किलोग्राम में कितने एटम्स होंगे। तो देखो 20 किलो में 10 टू पावर ऑफ 3 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1 अपॉन 3.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 इंटू 20 इंटू 10 टू पावर ऑफ 3 एटम्स। ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 20 अपॉन 3.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 23, ऊपर जाके क्या बनेगा प्लस 23, और ये 3 पहले से ही यहाँ पर अवेलेबल है, तो कितना हो गया 10 टू पावर ऑफ 26 एटम्स। ओके, तो फिर इसको सॉल्व करो, 20 अपॉन 3 कितने टाइम्स होगा, 3 6 18 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, है ना, 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू पावर ऑफ 23, सॉरी 26 एटम्स। ये आ गए नंबर ऑफ एटम्स। और फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू पावर ऑफ 26 अपॉन, ये हमने रफ कैलकुलेशन किया है ना, अपॉन 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे रफली। ओके, तो ये कितना बनेगा 10 टू पावर ऑफ 3 बनेगा, दैट इज 1000। ओके, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O2। एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CH2O2, है ना, और हमें बताना है कि व्हाट कुड बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है C2H2O2, सेकेंड ऑप्शन C2H2O4, थर्ड ऑप्शन C2H8O, और लास्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्या है C2H4O4, और लास्ट ऑप्शन CH4O4। ओके, तो देखो इसमें क्या दिमाग लगाओगे आप लोग कि जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या लॉजिक लगाते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n फैक्टर। ओके, और यहां पर जो n फैक्टर होता है वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू में होगा, है ना। ओके, और कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, फिर देखो हम अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करें तो कोई फायदा ही नहीं है,
टू का मल्टीप्लाई करते क्या बनेगा, C2H4O4। तो कौन सा ऑप्शन, C2H4O4। और 3 का मल्टीप्लीकेशन करें तो C3 हो जाएगा, और C3 वाले कोई ऑप्शन नहीं दिए हुए, है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का मास परसेंट दिया हुआ है 54.2% और हाइड्रोजन का 9.2%। और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि उसके एम्पिरिकल फॉर्मूले को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो कार्बन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, बच किसका दिया, ऑक्सीजन का। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में CH और साथ में ऑक्सीजन इंक्लूड। ओके, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो यहां पर निकाल सकते हो 100 माइनस 54.2 प्लस 9.2, क्योंकि 3 एलिमेंट का कंपाउंड है, तो 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट का परसेंट दिया हुआ है, तो बचे हुए एलिमेंट का परसेंटेज निकालो। 100 माइनस सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ गिवन एलिमेंट। ओके, तो इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 36.6%। तो ये हो गया ऑक्सीजन का परसेंट। ओके, फिर क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल में एलिमेंट, ओके, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, फिर P/m, फिर P/m अपॉन लीस्ट वैल्यू। ओके, फिर यहां पर होल नंबर वैल्यू। ठीक है, ओके, तो ये कॉलम बनते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव टाइप का। ओके, अब देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का परसेंटेज 54.2, हाइड्रोजन का 9.2 और ऑक्सीजन का 36.6। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। आप इसको सॉल्व करोगे तो 54.2 अपॉन 12, तो ये एग्जैक्ट लगभग कितना आएगा, 4.5 आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 9.2 अपॉन 1, ये कितना आएगा, 9.2। तो यहाँ पर 36.6 अपॉन 16, तो ये कितना आता है, 2.3। ओके, फिर क्या करते हैं हम अगले कॉलम में, इस कॉलम में आई हुई सबसे लीस्ट वैल्यू से हर एक नंबर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 4.5 अपॉन लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 2.3। ओके, तो ये कितना आएगा, 4.5 अपॉन 2.3, अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास। ओके, फिर यहाँ पर 9.2 अपॉन 2.3, तो ये कितना आएगा, 4। ओके, फिर देखो ये 2.3 अपॉन 2.3, ये कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पहले से ही वैल्यूज क्या आई, होल नंबर वैल्यूज आई। तो यहाँ पर 2, 4 और 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C2H4O1। तो 1 तो लिखते नहीं है यहाँ पर, यह हो गया C2H4O। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, यहां पर सॉल्यूट क्या है, NaOH, सॉल्यूट है NaOH और उसका दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है,
10 ग्राम, है ना। 10 ग्राम के रिस्पेक्ट में मोल्स कितने रहेंगे? मोल्स विल इक्वल टू 10 अपॉन 40, मोलर मास एनर्जी का 40। तो ये तो आ गया मोल्स। फिर सॉल्वेंट है वाटर, उसका कितना मास? 100 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। अब उसके बाद आप लोग वैल्यूज पुट करना है। 10 अपॉन 40 ही हो गया मोल्स, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.1। अब इसके बाद तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 560 ग्राम ऑफ इथेन। ठीक है, यहां पर देखो हमें क्या करना है, इथेन के 560 ग्राम के कंबशन के लिए ऑक्सीजन की अमाउंट निकालनी है। तो इथेन का फॉर्मूला C2H6 प्लस O2 टू फॉर्म CO2 प्लस H2O। ये बेसिक फंडे आप लोगों को क्लियर होने चाहिए कि जब हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो CO2 और H2O बनता है, ठीक है। और ये एज्यूम करके ही चलना है हमेशा जब भी क्वेश्चन है, ओके। फिर देखो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन। फिर हाइड्रोजन 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लीकेशन। फिर ऑक्सीजन चेक करो, 2 × 2 4, 4 + 3 7 है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 7/2, ठीक है। फिर क्या करोगे आप लोग, इसमें C2H6 के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो 1 मोल, और यहाँ पर 7/2 मोल। और फिर इससे तो मतलब नहीं है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके इतने ग्राम के लिए इसका कितना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 2 × 12 + 6 दैट इज इक्वल टू 24 + 6 30। ये आ जाएगा 30 ग्राम। और ये कितना आएगा? 7/2 इंटू ऑक्सीजन का 32, ओके। 216 16 × 7 6 7 42 4 7 1 7 + 4 11 112। यहाँ पर कितना आया? 112 ग्राम, ओके। यहाँ पर देखो इक्वेशन बन रही है साफ साफ कि 30 ग्राम C2H6 को कितना रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन? 112 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ओके। तो हमें निकालना है कितने के लिए? 560 ग्राम इथेन के लिए। 560 ग्राम इथेन के कंबशन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? तो 112 अपॉन 30 इंटू 560 ग्राम। जो भी आंसर आएगा उसको आप लोगों को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, इसमें देखो जो आंसर दिया हुआ है उस आंसर में C2H6 ना लेकर C2H2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों का बोनस होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बोनस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर इथेन के फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि if 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is treated with 40 ग्राम HCl, which of the following reactant will act as limiting reagent? तो इसमें तो आप लोगों को सिंपली लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है ना। और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं सभी को पता ही है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की रिएक्शन करानी है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जब कोई कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गिव करता है और वाटर बनाता है और सॉल्ट बनाता है। तो हमें पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो। CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2
O। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन, जिससे हाइड्रोजन होंगे 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, कैल्शियम 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, ये हो गई बैलेंस, है ना। तो यहाँ पर देखो एस पर इक्वेशन, इसके कितने मोल, 1 मोल, और इसका कितना 2 मोल। ठीक है, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स 100 ग्राम, और 2 मोल HCl मीन्स 1 मोल का कितना होगा 36.5, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा इंटू 2, तो ये कितना आएगा 73 ग्राम, तो यहाँ पर 73 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर देखो 100 ग्राम CaCO3 को कितना चाहिए, 73 ग्राम HCl चाहिए, और हमें कितना दिया हुआ है 40 ग्राम CaCO3 दिया हुआ है। 40 ग्राम CaCO3 को कितना चाहिए, 73 अपॉन 100 इंटू 40। ओके, फिर देखो 73 इंटू 4 करो, 4 3 12, कैरी 1, 7 4 28 29, 2 9 2 0, है ना, अपॉन 100। ओके, ये कैंसिल, फिर 29.2, यहाँ कितना आया 29.2 ग्राम HCl, और हमारे पास है कितना HCl, 40 ग्राम HCl दिया हुआ है, चाहिए इतना, लेकिन है कितना 40, मतलब ज्यादा है, मीन्स HCl क्या हो गया, एक्सेस हो गया, तो CaCO3 क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो 17 का आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज CaCO3। तो इस तरीके से निकालते हैं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है 4.88 ग्राम ऑफ KClO3 when heated produce 1.92 gram of oxygen and 2.96 gram of KCl. Which of the following statement regarding the experiment is correct? तो अच्छा, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है 4.88 ग्राम ऑफ KCl3 डिकम्पोज हो रहा है, तो 1.92 ग्राम ऑक्सीजन और 2.96 ग्राम KCl बन रहा है। तो इसमें कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। जितना मास KCl3 का है उतना ही मास ऑक्सीजन और KCl का मिलाकर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन react together to form compounds. Mass of dinitrogen 14 14 28 28, mass of dioxygen 16 32 32 80। तो इस क्वेश्चन में देखो नाइट्रोजन का कितना मास, 14 ग्राम 28 ग्राम और 28 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना मास 16 ग्राम 32 ग्राम और 80 ग्राम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना होगा। तो उसके लिए 2 का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर 28 ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 28 ग्राम, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 ग्राम। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये डाटा रॉन्ग दिया है ना, 32 ग्राम नहीं होगा यहाँ पर 64 ग्राम होगा। ओके, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको भी बोनस करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 19 को। ओके, चेक करता हूं इस क्वेश्चन को मैं, है ना। चलिए फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 में गड़बड़ी है थोड़ी सी ऑक्सीजन की मास में, बोनस होगा वो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 20,
क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ आंसर दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि दो एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या होना चाहिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का यहाँ पर मास गड़बड़ दिया हुआ है। ओके, फिर देखो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम CaCO3। मैं समझ बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम को डिकम्पोज करने पर कितना CO2 मिलता है। इसको ब्रेक करोगे तो CaO प्लस CO2, यहाँ पर इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल है ना। 1 मोल में 100 ग्राम और 1 मोल में 22.4 लीटर ये गैस है, ठीक है। तो 50 ग्राम से बताना है, तो 50 ग्राम में इसका हाफ दैट इज 11.2 लीटर, तो फटाफट सॉल्व हो जाता है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 21, आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये 21st क्वेश्चन है ना। 21 Fe3O4 plus 4CO to give 3Fe plus 4CO2। ओके, तो हमें ये बताना है कि 3 किलोग्राम Fe को ऑब्टेन करने के लिए 3 किलोग्राम Fe को ऑब्टेन करने के लिए कितना किलोग्राम Fe3O4 रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये भी सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो कैसे करोगे कि इसके कितने मास से इसका कितना मास बनता है ना। और Fe का एटॉमिक मास होता है 56, आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए फिर देखो क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कॉलम 1 में एलिमेंट्स और उसके मास दिए हुए हैं और सेकंड कॉलम में उसके मोल्स दिए हुए हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। मास दिया हुआ है, मास से मोल्स निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास, और फिर आपस में मैच कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 22 में। फिर क्वेश्चन नंबर 23, a compound contains 2 elements X and Y in the ratio 50% each. Atomic mass of X is 20 and that of Y is 40. What will be the simplest formula? तो इसके लिए आप क्या निकाल सकते हो, मोल रेशियो निकाल सकते हो। 2 एलिमेंट दिया हुआ है तो आसानी से हो जाएगा सॉल्व। X का परसेंटेज 50% है ना, और Y का भी परसेंट कितना है 50%, और एटॉमिक मास कितना है X का 20 और इसका एटॉमिक मास कितना है 40। तो क्या करोगे E/m ऑफ X अपॉन E/m ऑफ Y। ओके, तो 50 अपॉन 20 इंटू, फिर यहाँ पर P/m परसेंट कितना है 50 अपॉन 40, ये कितना आ जाएगा 2/1। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला X2, X के रिस्पेक्ट में 2, Y के रिस्पेक्ट में 1। तो क्या हो गया X2Y। ओके, तो 23 का क्या होगा, 23 का बी ऑप्शन। ओके, चलिए फिर देखो क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, अ गैस हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CHN if the vapor density दी हुई है कितनी 39। What should be the formula of the compound? तो अगर वेपर डेंसिटी दी हुई तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 2 into वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू 2 into 39 इक्वल्स टू कितना बनेगा ये 9 into 2 and 18 carry 1 to 6 78 है ना, ये हो गया 78। तो बचे हुए ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में मॉलिक्यूलर मास 78 आ रहा है। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। फिर देखो 25 क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ एसिटिलीन गैस। तो इसमें एसिटिलीन गैस का तो वॉल्यूम ही नहीं दिया और कितना वॉल्यूम का कंबशन कराना है ना। तो
क्वेश्चन नंबर 25 भी बोनस होगा, 25 बोनस है। ओके, क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस का वॉल्यूम गिवन नहीं है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, हमें ये बताना है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टू बी एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 कैपिटल M NaOH सॉल्यूशन टू मेक इट 0.1 कैपिटल M सॉल्यूशन। मींस हमारे पास एक NaOH सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मोलैरिटी 0.5 और वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और आप लोगों को पता होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। चलिए फिर आप देखो, कह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में वाटर कितना ऐड करें कि फाइनली मोलैरिटी कितनी हो जाए, फाइनल मोलैरिटी होनी चाहिए 0.1। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होनी चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो डायल्यूशन इक्वेशन से m, ये इनिशियल मोलैरिटी, इनिशियल वॉल्यूम, MI/VI इक्वल्स टू MF/VF, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम है, हम बस क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, जिससे कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स दोनों केस में सेम है। ओके, तो इनिशियल मोलैरिटी 0.5 इंटू इनिशियल वॉल्यूम 100 इक्वल्स टू फाइनल मोलैरिटी 0.1 इंटू फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे कितना आएगा, ये बनेगा 0.5 अपॉन 0.1 दैट इज 5 इंटू 100 दैट इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये फाइनल वॉल्यूम है। ओके, अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में कितना वाटर ऐड करें कि नई मोलैरिटी 0.1 आ जाए। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब था, फाइनल कितना हो गया या फिर कितना होना चाहिए 500, तो हमने वाटर कितना ऐड किया, वाटर एडेड, तो वाटर ऐड कितना ऐड करेंगे 400 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो 100 में जब 400 ऐड करेंगे तभी तो फाइनल कितना होगा 500 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो आंसर क्या होगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फाइनल मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.5 कैपिटल M HCl। क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं। हमें फाइनल मोलैरिटी बतानी है जब 50 ml 0.5 कैपिटल M HCl सॉल्यूशन को 150 ml 0.25 कैपिटल M HCl सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया गया है ना, और वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 250 ml। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमने एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स किया, तो देखो इसका 50 ml और इसका 150 ml, तो दोनों को मिक्स करने पर कितना होगा वॉल्यूम 200 ml होगा, लेकिन फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है 250, इसका मतलब 200 ml सॉल्यूशन बनने के बाद भी उसमें एक्स्ट्रा 50 ml मिलाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इससे मोल्स निकालना पड़ेगा, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 0.5 इंटू 50। ठीक है, तो क्या वो मोल्स नहीं आएंगे, मिली मोल्स आएंगे, क्योंकि मिलीलीटर के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम उसको ml के टर्म्स में ही कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो ये m इंटू वी, सॉरी ये m है और ये v है, प्लस ये तो आए इसके मोल्स, फिर इसके मोल्स कितने हुए 0.25 इंटू
150, ये हो गए टोटल मोल्स ऑफ HCl फ्रॉम दिस सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 250, ये हो जाएगी हमारी फाइनल मोलैरिटी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है आप लोगों को कि सर दोनों को ऐड करने पर 250 कैसे आएगा। तो ये इस तरीके से आता है कि जब हमने इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन में ऐड किया तो हमारे पास मिल रहा है 200 ml सॉल्यूशन और उसमें एक्स्ट्रा 50 ml मिलाया जा रहा है, तब बन रहा है 250 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें तो जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर दिया है तो हमें उसको ही लेना पड़ेगा। अगर नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं 50 प्लस 150 दैट इज 200 ml ही लेते। ठीक है, चलिए फिर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। A solution is prepared by adding 5 gram of solute X in 45 gram of solvent Y. What is the mass percent of solute X? तो हमें क्या निकालना है, मास परसेंट ऑफ X निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है X का मास कितना है 5, टोटल मास कितना है 5 प्लस 45 दैट इज 50 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से X का मास परसेंट निकल जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ O2, which reactant is limiting reagent and how much of excess reagent is limiting reagent and how much of the excess reactant will be left। इसमें क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज में हल्की सी मिस्टेक है। Which reactant is limiting reagent मीन्स हमें ये बताना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगी तो कौन सा सब्सटेंस लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा और हाउ मच ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट होगा वहां पर, है ना, कि कितना एक्सेस रिएजेंट बचेगा। ठीक है, वही लाइन बाद में रिपीट कर दी गई है एंड हाउ मच ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट। ओके, तो इसको भी आप लोग स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन से सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे, तो देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, MgO बनेगा। फिर बैलेंस कर लेंगे 1/2। ओके, तो मैग्नीशियम का 1 मोल, ऑक्सीजन का ½ मोल। ओके, फिर देखो 1 मोल मैग्नीशियम में कितना ग्राम, 24 ग्राम और ½ मोल ऑक्सीजन में 16 ग्राम। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम को 0.5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया। तो हम चेक करते हैं कि 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ना। तो 24 देखो यहाँ पर 24 ग्राम मैग्नीशियम requires 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर 16/24 दैट इज अभी कितना होगा 4 4 16 4 6 24 4 2 2 2 4 2 3 6 2/3 दैट मीन्स 0.66 ग्राम ऑक्सीजन, है ना। और हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, वी हैव ऑक्सीजन 0.5 ग्राम। कितना चाहिए, 0.66 चाहिए, लेकिन है कितना 0.5। इसका मतलब ज्यादा चाहिए और कम है। इसकी मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। तो ऑक्सीजन क्या हुआ यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम होगा तो मैग्नीशियम कितना बचेगा, तो हमें उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करोगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन को कितना मैग्नीशियम चाहिए, 24 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए। तो 0.5 ग्राम ऑक्सीजन को कितना चाहिए, तो 24/16 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू कितना जाएगा, इसका रिवर्स दैट इज 3/2 3 और 2। ओके, तो ये कितना हो गया 3/2 इंटू 0.5 मीन 1/2 इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू 0.75 ग्राम, है ना। तो देखो कितना यूज हुआ मैग्नीशियम, 0.75 ग्राम।
ओके, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में से 0.75 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट हो गया, तो बस कितना गया 0.25 ग्राम मैग्नीशियम विल बी लेफ्ट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम कितना बचेगा 0.25 ग्राम। ओके, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 30। In a reaction container, 100 gram of hydrogen and 100 gram of chlorine are mixed for the formation of HCl gas. What is the limiting reagent and how much HCl is formed? तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब टेस्ट पेपर में कुछ क्वेश्चंस में बोनस है ना, तो वो आप लोगों को बता दिए जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मीडियम से ऊपर है ना, और कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा ही था। ठीक है, बट आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके।